अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2021 इंडिया को एक और अवार्ड मिल गया मिग 21 बाइसन के क्रैश का। 2021 के पहले मंथ के पहले वीक में मिग 21 बाइसन एक और गिर गया है। जैसे कि आपको पता है, इंडिया पहले से ही जेट क्रैशेस के रिकॉर्ड में सबसे आगे है। अब 21 आ गया है, इसमें भी इंडिया को सबसे पहले जेट क्रैश करने का अवार्ड मिल चुका है। क्यों इंडियन एयरफोर्स के जेट सबसे ज़्यादा क्रैश होते हैं, मतलब उनका क्रैश रिकॉर्ड ज़्यादा है और एयरफोर्स के बनस्बत? क्यों जो है ना इंडियन एयरफोर्स नाम है कि उनके जेट जो है सबसे ज़्यादा क्रैश होते हैं। और मैं ये समझता हूँ मिग जो कंपनी है, जो सोवियत यूनियन, जो मतलब रशिया जिस टाइम नहीं बना था उससे पहले सोवियत यूनियन का ही जेट मैन्युफैक्चर्ड किया गया हुआ है मिग 21 बाइसन। तो रशिया के सबसे ज़्यादा जेट गिराने वाला कंट्री भी इंडिया है। क्यों? मैं समझता हूँ इसकी दो दो चार बहुत ही बेसिक सी रीज़न्स है जो इंडियन एयरफोर्स को समझ आनी चाहिए कि अब उनको रिप्लेस करना है जेट। इंडियन एयरफोर्स अगर अब वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी, अपने फाइटर प्लेन्स को मतलब ये कि रिप्लेस नहीं करेगी, तो अब मतलब ये जो मिग 21 बाइसन इनके पास हैं, ये काफ़ी बड़ी तादाद में है। और ये जो है बात है, अब इनका एयरफ्रेम इतना पुराना हो चुका है, ये इतने विंटेज किस्म के जहाज़ बन चुके हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की बदनामी का बायस बन रहे हैं। क्यों इंडियन एयरफोर्स इनको चेंज नहीं करती, रिप्लेस नहीं करती किसी और फाइटर के साथ? मैं समझता हूँ इसकी दो तीन फेलियर्स हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिसकी वजह से अभी तक ये मिग 21 को रिटायर ही नहीं कर पाए। दुनिया की बहुत सारी एयरफोर्स, तकरीबन 40 के करीब एयरफोर्स मिग 21 बाइसन यूज़ करती रही हैं। और आज अगर आप देखें तो तकरीबन सब एयरफोर्स उनको रिटायर कर चुकी हैं, लेकिन आज तक इंडियन एयरफोर्स ने उसे क्यों रिटायर नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि ये अभी तक जो रिप्लेस नहीं हुए, इसका एक वजह ये भी है कि इनका अपना प्रोजेक्ट एलसीए तेजस के नाम से जो है वो एक फ़ेल है। अभी तक उसका मतलब उन्होंने वो इतने जहाज़ मैन्युफैक्चर नहीं किए कि वो मिग 21 बाइसन को रिप्लेस करें। मैं आपको थोड़ा-सा मिग 21 का बैकग्राउंड बताता हूँ कि मिग 21 कब शुरू हुआ और कैसे इसको इंडियन एयर फोर्स ने इंडक्ट किया। कि मिग 21 के ऊपर काम सोवियत यूनियन ने 1951 में शुरू किया था। फिर 1953 में इसकी कोई एक शेप आई थी। फर्स्ट फ्लाइट तकरीबन 1955 में मिग 21 ने भरी थी। फिर इंडक्शन इसकी जो है, सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है सोवियत यूनियन ने बनाया, तो इसको इंडक्ट भी सबसे पहले सोवियत यूनियन ने ही करना था। सोवियत यूनियन ने 1959 में जो है ना जो मिग 21 बाइसन है वो अपनी एयर फोर्स में इंडक्ट किए। ज़ाहिर-सी बात है, अब देखें अगर कोई कंट्री है, अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो सबसे पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। जैसे सोवियत यूनियन ने की, पहले अपने अंदर जहाज़ इंडक्ट किए, उसके बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि अब मैं इसको इसको एक्सपोर्ट करूँ। क्यों? क्योंकि इसने इतनी किसी कंट्री, जब कोई भी कंट्री जहाज़ मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि एक छोटा प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए आपको एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनानी पड़ती है, कोई मतलब जो भी है इसका पूरी एक फैक्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है ताकि आप उसके यूनिट बिल्ड कर सकें। तो हर एक कंट्री की ये सोच होती है कि जी पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करूँ, उसके बाद जो भी मैंने चीज़ बनाई है वो एक्सपोर्ट करूँ ताकि उससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ। तो सोवियत यूनियन ने भी डेफ़िनेटली ऐसे ही किया, अपने जेट बनाए, खुद खुद इंडक्ट किए। उसके बाद उसने दूसरी एयर फोर्सेस को कहा कि आप आएँ, हमारा जेट देखें, पसंद करें और उसके बाद हम इसके ऊपर डील करेंगे। तो ऐसा ही प्रपोज़ल उन्होंने 1959 के बाद जो है इंडियन एयर फ़ोर्स को भी दिया, और भी काफ़ी एयर फ़ोर्सेस को दिया कि आप आएँ, हमारा जेट चेक करें। और ये ज़ाहिर-सी बात है, अब ये वो फाइटर जेट था जिसमें पहले-पहले सुपरसोनिक स्पीड इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। फिर 1961 में इंडियन एयर फ़ोर्स के ऑफ़िशियल्स गए, उन्होंने चेक किया 1961 के बाद, एंड में उस टाइम उन्होंने किया था उसको चेक। फिर उसके बाद कुछ ऑफ़िशियल्स ने बात-शात की। ज़ाहिर-सी बात है, डील है, छोटी चीज़ तो है नहीं। फाइटर जेट की डील है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1962 में जो है ना इंडियन एयर फ़ोर्स ने मिग 21 बाइसन को सेलेक्ट कर दिया कि अब ये आप हमारे इंडियन एयर फ़ोर्स के लिए मैन्युफैक्चर करें, और एक काफ़ी बड़ा नंबर ऑर्डर दिया रशिया को कि आप ये मुझे मैन्युफैक्चर कर दें। वो सोवियत यूनियन को कहा। ऑर्डर मिलने के बाद सोवियत यूनियन ने उसकी मैन्युफैक्चर शुरू कर दी। 1964 में उन्होंने तकरीबन कुछ जहाज़ इंडिया को दे दिए। उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की वॉर तकरीबन बहुत करीब थी, आसार दिख रहे थे। तो 65 की वॉर से पहले ये रशिया ने इंडिया को कुछ जहाज़ दे दिए। आपने बारहा ये सुना होगा कि इंडियन एयर फोर्स के जो मिग 21 बाइसन है, 1965 में उनकी जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर थी, इसके अंदर इसका बहुत लिमिटेड सा रोल था।
ऐसा क्यों था? क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है, एक पायलट है, अगर वो किसी जहाज़ के ऊपर बैठता है तो पहले कुछ साल उसको जहाज़ के बारे में सीखने में लगते हैं, उसके टैक्टिक्स के बारे में, उसके एयरफ्रेम को समझने में, उसकी वेपनरी को, उसके एयर वारफेयर सूट को समझने में कम से कम पायलट को कुछ फ्लाइंग आवर्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपने जेट को समझे। अब 1964 में इंडिया को जहाज़ मिले थे, 1965 में उन्होंने यूज़ तो किए, लेकिन उसको इतना लिमिटेड टाइम के लिए और इतने लिमिटेड अंदाज़ से यूज़ किया कि वो उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा सके जितना उन्हें उठाना चाहिए था। जी, आपको मैंने बताया, ज़ाहिर-सी बात है, उनके पायलट्स न्यू थे तो वो उसके हिसाब से उन्होंने जिस तरह से उसको यूज़ कर सकते थे उस तरह नहीं किया, क्योंकि उनके पायलट्स ट्रेन नहीं थे। एनीवेज़, ये हमारा टॉपिक नहीं, आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 1964 से ये जहाज़ उड़ रहे हैं, ये फ्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हर एक जेट के जो एयरफ्रेम है, ठीक है, अब चल रहा है, वो साथ रिन्यू भी हो रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, ओवरहॉलिंग भी कर रहे हैं, जेट का ख्याल भी रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की एक हर एक चीज़ जो भी मैन्युफैक्चर होती है उसकी एक एंड टाइम होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसी तरह जहाज़ों का भी एयरफ्रेम होता है। एयरफ्रेम की एक डेड एंड रेंज होती है। कोई जहाज़ 30 साल की मियाद के साथ आता है, कोई 40 साल की टाइमलाइन के साथ आता है। इस जहाज़ को उड़ते हुए कम से कम 56 ईयर्स हो गए हैं। अब देखिए, 1964 से इंडिया के अंदर एयर फ़ोर्स के साथ सर्विस में है और अब आ गए 2021। तो अगर आप चेक करें तो ये तकरीबन कोई 50 से 55 साल का राउंड अबाउट एरिया टाइमलाइन बनती है, और ये एक जहाज़ के लिए मैक्सिमम, एक जहाज़ के लिए इतनी लाइफ बहुत होती है कि वो 40 से 50 साल की अंदर वो अपना उसका एयरफ्रेम समझ लें आप ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, इंडियन एयर फोर्स भी यही बात जानती थी कि ये 1964 से हमारे पास सर्विस में है, तो हमें इसको जाके किधर 2000 2001 2 5 8 के आसपास हमने जाके इसको रिटायर करना है, और वो इसका इरादा भी रखती थी। इसी के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, तेजास। जो वो अलग बात है कि वो फेल है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने थंबनेल में भी बताया था कि इसका तेजास के साथ क्या रिलेशन है। अब तेजस जो है वो उन्होंने 2001 में उन्होंने इसने फर्स्ट फ्लाइट भी भरी थी। तो उस टाइम अगर ये इंडक्ट कर लेते तेजस को, और इसको रिटायर कर देते मिग 21 बाइसन को, तो आज ये इतना क्रैश नहीं होता और ये इंडियन एयर फोर्स की बदनामी का बायस नहीं बनता। अब ज़ाहिर-सी बात है, मिग 21 तो है, वो फाइटर है, ठीक है, उसने अपनी जितनी उसने टाइमलाइन ली थी, अब उससे वो आगे निकल चुका है। काफ़ी सारा उसने वो टाइमलाइन जितनी अपनी वो फ्लाइंग आवर्स लेके आया था, उससे अभी काफ़ी ज़्यादा वो उड़ चुका है। अब अगर उसको आप रिटायर नहीं करेंगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है, क्रैशेज़ तो होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन एयर फोर्स को चाहिए कि अब जितने भी मिग 21 है इसको ना उड़ाए, क्योंकि अब आप अक्सर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि मिग 21 को फ्लाइंग कॉफ़िन भी बोलता है। लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब वो इतनी लाइफ लेके आए थे, उसके अलावा आप उनसे 8 साल 10 साल एक्स्ट्रा चलाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, अब एक चीज़ है, उसकी एक एज है, अगर आप उससे उसको ज़्यादा घसीटेंगे तो वो क्रैश तो होगा। इंडियन एयर फोर्स को चाहिए कि आप अपने फाइटर जेट को रिप्लेस करें, क्योंकि अगर अभी भी इंडियन एयर फोर्स इसको सीरियस नहीं लेती है और अगर अभी भी इसको वो मतलब रिप्लेस नहीं करती, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयर फोर्स के लिए आगे ये बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट कर सकता है। कैसे किस किस्म के लॉसेस? एक तो इंडियन एयर फोर्स अपने पायलट को लॉस कर सकती है। अब इसमें देखिए रिस्क है। अब इस लास्ट इंसिडेंट में तो देखें, आपने आपके पायलट ने सेफली इजेक्ट कर दिया। लेकिन बारहा केस ऐसे मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं कि उसमें पायलट सेफली इजेक्ट नहीं कर पाता और एंड में क्या मिलता है? डेड बॉडी। तो मतलब एक तो आपका पायलट लॉस हो सकता है। प्रॉब्लम है, आप पूरी वर्ल्ड के लिए एक लाफिंग पॉइंट बन सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अब एक फाइटर जेट किसी भी एयर फोर्स का क्रैश होता है तो वो पूरी एयर फोर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है। तो आप अगर इसी तरह आपके ये इंडियन एयर फोर्स के फाइटर जेट क्रैश होते रहे, तो एंड में क्या होगा कि आप पूरी वर्ल्ड के लिए एक लाफिंग पॉइंट बन जाएँगे, क्योंकि आपका क्रैश रिकॉर्ड इतना गंदा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा फाइटर जेट क्रैश हो चुके होंगे। और ज़्यादातर क्या, ओल्ड विंटेज टेक्नोलॉजी की वजह से सब जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप एक लाफिंग पॉइंट बन जाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन फोर्स अगर लाफिंग पॉइंट नहीं बनना चाहती और वो चाहती है कि मैं मतलब क्या उनका क्रैश रिकॉर्ड बेहतरीन बने, तो मुझे तो ये लगता है कि उनको अपने फाइटर जेट चेंज कर लेनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।